साथियों नमस्कार। हालचाल इंडिया से मैं राजेश सिंह। साथियों, जैसा कि आज हम सभी लोग जान रहे हैं और ये बहुत तेजी के साथ अखबारों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया पर ये एक चर्चा चल रही है कि हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है ये इतिहास को बिल्कुल बदलने पर लगी हुई है। अभी हाल ही में एनसीईआरटी ने जिस तरह से हाई स्कूल और इंटर तक का पाठ्यक्रम का इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, बहुत कुछ बदल दिया गया है। स्वाधीनता संग्राम का इतिहास बदला गया है। कई लेखक ऐसे हैं जिनके लेख हटा दिए गए हैं। आज़ादी के बाद का जो 70 सालों के बीच का जो समय है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं। इस बात पर बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही है। मुगलों का इतिहास हटाने को लेकर चल रही है। आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि मुगल हमारे देश में आए तो वह क्या मिला और क्या गया। पहले तो इस बात पर चर्चा होती है कि हमारे देश में मुगल जब आए, बाबर पहला शासक था जो हिंदुस्तान आया और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत के अंदर घुसा। दरअसल ये पश्चिम एशिया की जनजातियां थीं, मंगोल जिन्हें कहा जाता था, और वही बाद में आगे मंगोलिया के नाम से जाना जाता है। बाबर जो था तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज था और वो बहुत बहादुर था। लूटने के लिए भारत आया था या किस उद्देश्य से आया था, ये इतिहासकार यही कहते हैं। लूटने आया था वो। चर्चा भी इसी तरह की होती है। अब चर्चा करते हैं इस पर कि जब बाबर भारत आया तो उस समय हमारे देश के हालात क्या थे, हमारा देश था कैसा। हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में, रियासतों में बटा हुआ देश था, खंड खंड देश था। अगर इसको देश कहा जाए तो ये भी एक अजीब सी बात होगी। अलग अलग स्टेटें थी, अलग अलग राज्य थे, रियासतें थी, और एक सबसे बड़ी बात जो ये थी कि ये आपस में ही छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा लड़ते रहते थे। 1526 ईस्वी में बाबर भारत आया। वो आया, यहाँ पे उसने जो धन संपदा और जो भी ऐश्वर्य देखा तो उसका मन हुआ यहीं रुक जाए। धीरे धीरे करके तमाम लड़ाइयाँ हुई हिंदू राजाओं के साथ में। एक ऐसा हिंदुस्तान बनाया। उस समय के तत्कालीन हिंदू राजाओं के साथ कई युद्ध हुए और उन युद्धों में बहुत लोग मारे गए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य हिंदुस्तान में स्थापित हो गया। बाबर ने पूरे हिंदुस्तान को, जो 4 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, इसको एक सूत्र में था। बावजूद इसके कि यहाँ पर विविधता थी, तमाम भाषाएं थी, तमाम सभ्यताएं थी, अलग अलग पूजा पद्धतियां थी, फिर भी ये एक बड़ा काम बाबर ने किया कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और एक बड़ा विराट हिंदुस्तान उन्होंने जन्म दिया। अब ये हिंदुस्तान शब्द जो है, ये कोई इसका मतलब हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था। सिंधु घाटी के आसपास ये लोग बसे हुए थे, ये देश बसा हुआ था, उसके आसपास की सभ्यता थी, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान ही था। और कोई इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ हिंदुत्व को लेकर के या हिंदू को लेकर के इसको हिंदुस्तान कहा जाता था। और कुल मिलाकर इस तरह से भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई। और वो आए तो थे यहाँ लूटने, जैसा कि हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ तरह बस गया। हमारी
सभ्यताओं संस्कृतियों के साथ में शामिल होने लगा। उस समय के जो भी बादशाह थे, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर तक हिंदू राजकुमारियों के साथ शादियां करने लगे। और तो इस तरह अगर ये माना जाए कि अगर मुगल भारत नहीं आए होते तो हिंदुस्तान आज भी छोटे छोटे राज्यों में ही बटा होता। उस समय विश्व का 1/4 धन भारत में हुआ करता था। 16वीं और 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर चुका था। हालांकि 10वीं शताब्दी से पहले ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे अमीर देश बन चुका था, लेकिन जीडीपी विकास दर जो थी वो बहुत कम थी। मुगलों के आने के बाद हमारे देश की जीडीपी बढ़ी और वो 20.9% तक जीडीपी रेट पहुंचा। उन्होंने हमारे देश में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए और व्यापार को आगे बढ़ाया। व्यापार बढ़ाने के लिए ही सड़कें बनवाई, नदियों में जहाज चलवाए और कई तटों पर बहुत सारे बंदरगाह बनवाए। इस तरह से मुगलों ने हमारे देश के व्यापार को आगे बढ़ाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाए। मुगल काल में टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता था, लोगों पर कर बहुत लगाए जाते थे। कृषि कर, पानी पर भी टैक्स था, पूजा करने पर भी उन्होंने टैक्स जजिया कर के नाम से टैक्स वसूला जाता था। हालांकि अकबर जब शासन में आए तो इस कर को हटा दिया गया था। कई एक शासक थे जिन्होंने कुछ अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन करवाया, इस्लाम धर्म को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया। वो बहुत सारे टैक्स लगाए थे, जिससे उस समय जो राजा होता था, बादशाह होता था, उसके पास बहुत सारा पैसा होता था, लेकिन उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा था। उससे उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई, जैसे आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, कुतुब मीनार। ये आमदनी वाले, इनसे जो एक आमदनी हो रही थी, आज भी इनसे हमारे देश को बहुत बड़ी कमाई हो रही है। ताजमहल से ही अकेले देखा जाए तो सालाना 20 करोड़ रुपए आता है। दिल्ली के लाल किला और हुमायूं का मकबरा से 6 करोड़ सालाना आ रहा है। कुतुब मीनार से 10 करोड़ की आमदनी हो रही है, ये भारत सरकार को हो रही है। तो उन्होंने उस समय बड़ा दूरगामी फैसले लिए, दूरदृष्टि, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करने के लिए उन्होंने सारा ये जाल बिछाया। मुगल काल से पहले भी हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान रहते थे और आपस में बड़े सामंजस्य के साथ रहते थे, तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद नहीं होता था। एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष विद्वेष की कोई भावना नहीं थी। लेकिन ये मुगल काल में हुआ। मुगल कुछ एक शासक ऐसे थे जिन्होंने ये सब नफरत फैलाई और देश में कई बार लड़ाई झगड़े दंगे हुए, जो आज तक चला आ रहा है। बहुत सारी इमारतें बनवाई, जिसमें एक फारसी वास्तुकला जो सबसे पहले भारत में मुगल ही लाए, और वो नहीं आते तो शायद ये हमारे यहाँ नहीं आती। और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखिए, बंदूकें, तोपें और तलवारों से युद्ध की एक कला विकसित की, सामरिक स्थिति को मजबूत किया, हथियारों का उत्पादन भी उन्होंने किया। व्यवसायिक दृष्टिकोण भी उनका इतना अच्छा था कि हर काम में वो आमदनी सोचते थे, कैसे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तोपों, बंदूकों, तलवारों का उत्पादन भारी मात्रा में हमारे देश में करवाया उन्होंने, होता था उस समय। और यहाँ तक कि हम विश्व के बहुत सारे देशों में निर्यात भी करते थे हम उसको। दरअसल एक चीज ये मानिए आपकी कि मुगल जब हमारे देश में, भारत में आए, तो उनकी मंशा चाहे जो रही हो, परंतु वो जब भारत में आए तो भारत के ही होकर रह गए।
उन्होंने इस देश को अपना देश ही माना और उसी तरह व्यवहार किया। उन्होंने फिर कहीं नहीं लगता है कि वो इस देश को अपना देश नहीं मानते थे। वो बाहरी शत्रुओं से भी इस देश के लिए लड़े, उन्होंने इसको अपना देश माना। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देश को लूट लिया, देशी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया और छोटे छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को स्थापित किया। सूती कपड़े, देशी मसाले, हींग, नमक, ऊनी और रेशमी कपड़े आदि का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन हिंदुस्तान में ही हो रहा था। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी तमाम नियम बनाए। नफरत पसंद लोग इस देश में जो हैं वो अक्सर एक बात कहते हैं कि बाबर लुटेरा था, अकबर लुटेरा था, वो लूट ले गए, भारत हमारा सोने की चिड़िया था, लूट ले गए। तो लुटेरा कैसे कहा जाएगा? वो भारत आए तो थे लूटने के उद्देश्य से ही, लेकिन वो यहाँ आए तो वो यहीं के होकर रह गए, यहीं की माटी में समा गए। वो ले कहाँ गए, क्या ले गए भाई? अब जैसे इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि 1700 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था की 24% थी। मतलब ये मुगल काल के अवसान का समय था। उसके बाद अंग्रेज आ गए इस देश में। उस समय की बात मैं कर रहा हूं। 1700 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की 24% अर्थव्यवस्था हमारे पास थी और वर्ष 1952 में ये 3.8% रह गई। 1952 में समझ रहे हैं आप? आजादी के बाद, अंग्रेजों के इस देश से जाने के बाद। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रित करने वाले भी यही लोग थे। उनको चूंकि ये व्यापार की नीति थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। और तो अब आप लोग खुद ही इस बारे में कोई फैसला करिए कि लूटने वाला कौन था। उस समय हमारे देश में हीरे जवाहरात, सोना चांदी भरा पड़ा था। अब ये सारा कुछ तो अंग्रेज ही लूट ले गए। कोहिनूर हीरा हमारा जो है आज भी ब्रिटेन में है, अंग्रेजों के पास में है। तो वो आए तो कई व्यंजन, मुगलई व्यंजन, बिरयानी, कबाब, कीमा और अखरोट, बादाम, खुमारी जैसे चीजों से हमारी पहचान कराई। अगर एक इनका जो पूरा कालखंड है उस पर अगर एक नजर डाली जाए तो कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि उन्होंने भारत के साथ लूटपाट की, लूट घसोट की या भारत को तबाह और बर्बाद करने का प्रयास किया। हाँ, कुछ एक शासक थे। अकबर ने सभी धर्मों को एक करके एक दीने इलाही नाम का अलग एक पूरा धर्म ही बनाया। हमारा मानना तो ये है कि मुगल अगर भारत नहीं आए होते तो आज भी हमारा देश छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता, छोटे छोटे टुकड़ों में रियासतें होती, जमींदार होते, राजे होते, महाराजे होते और आपस में ही एक दूसरे के से लड़ भिड़ रहे होते। और ये भी हो सकता था कि ये बदलती हुई दुनिया के का ये पूरा जो परिदृश्य है इस समय का, तो बड़े बड़े ताकतवर देश थे। तो वो जैसे ब्रिटिशों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया तो उस समय और कोई देश आकर के हमला करता और इस देश को गुलाम बना लेता। तो ये है मुगलों का इतिहास कुल मिला करके। ये फैसला आपके ऊपर है, या आप सब फैसला करिए कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। अभी आज़ादी के बाद भी तो हमारे देश में दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं, तमाम तरह की अलग अलग सोच होती है। तो उसमें यह कह दिया जाए पूरे एक कालखंड को, पूरे मुगल काल को इतिहास के पन्नों से अगर हटा दिया जाए तो ये क्या जायज है? मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन एक चीज और है, जो लोग हटा रहे हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो इतिहास को हटाना चाहते हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं।
अरे इतिहास किसी के हटाने से, मिटाने से कभी नहीं मिटता, वो काल चक्र है। कल तुम भी इतिहास बनोगे, तुम्हारा भी इतिहास लिखा जाएगा। और एक चीज है, इतिहास बहुत सटीक फैसला करता है, वो बड़ा क्रूर होता है, बड़ा कठोर निष्ठुर होता है, जो वहां किसी की नहीं चलती। इतिहास में पहले भी बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने इस तरह की हरकतें की है, इस तरह के प्रयास किए हैं। वो अलग अलग अपने अपने हित के हिसाब से इतिहास को और अन्य साहित्य को भी बदलने का प्रयास किया। साहित्यकारों पर हमले हुए हैं, इतिहासकारों पर हमले हुए हैं, और लाइब्रेरियां जलाई गई हैं, बहुत सारी किताबें फाड़ी गई हैं। लेकिन उस इतिहास को हटाने वाले, उसको खत्म करने वाले, नष्ट करने वाले, मिटाने वाले लोग खुद ही मिट गए। लेकिन इतिहास आज भी है, उन सब का इतिहास है। जितना इतिहास मिटाया गया है वो सारा इतिहास है। और अब तो ये समय ऐसा है, वैश्वीकरण का दौर है, तो पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। आप अपने यहाँ से हटा देंगे, दूसरी जगह मिलेगी, लेकिन हटाएंगे कहाँ? जो हमारे सबके दिमाग में बसा हुआ है, जो हमको बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, हमारी आगे वाली पीढ़ियों ने अभी तक पढ़ा है, हमारे और पीछे वाली पीढ़ियां, वो तो उनके मनो मस्तिष्क में चीजें बैठी हुई हैं। और आप इतिहास बदलने का ये स्वांग जो कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक तुष्टीकरण का फायदा मिल सकता है, इससे हो सकता है यही कारण हो, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आगे फिर हम और नई जानकारियां लेकर आएंगे आपके साथ। और हमारे साथ बने रहने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसे आकृति को दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।